तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं और शानदार प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आप लोगों को क्लासेस सॉल्व करके बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी जो है परेशान ना होइएगा, बल्कि प्रश्नों को एंजॉय कीजिएगा और बहुत अच्छे से क्लासेस को देखिए और बताइए कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव नहीं डाली? इसमें से कौन सी है जो अंग्रेजी शिक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है? यानी कि आपका कोई ऐसा है जो अंग्रेजी शिक्षा के लिए जो है जिम्मेदार नहीं है या नींव डालने वाला नहीं है। पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 और तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद और चौथा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई भी नहीं है जो ना हो, यानी कि सभी सही हैं। अब बताएंगे बच्चा लोग, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव नहीं डाली है? फटाफट उत्तर देंगे। बेहतरीन प्रश्न है, उम्मीद है आप लोग को पता होगा। शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आप लोगों को ये चीज़ें पता रहे तो बहुत अच्छी बात है। याद रखिएगा, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो ना हो, यानी कि सभी हैं। 1813 का चार्टर एक्ट आप सभी को पता है कि इसी समय पहली बार 1 लाख का प्रावधान किया गया कि 1 लाख रुपए एक जो है शिक्षा पे खर्च किए जाएंगे। बिल्कुल सही है। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, यानी कि 1823 जो 1813 में 1 लाख रुपए रखे गए थे शिक्षा के लिए, उसका उपयोग हो ही नहीं पाया, इसलिए कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि शिक्षा अंग्रेजी में दी जाए या उसका माध्यम उर्दू और फारसी हो। और इसी वजह से ये जो सिलसिला है ये चलता रहा और 1823 में फिर से एक कमेटी बनाई गई और वो ये निर्धारित करने के लिए कि शिक्षा किस माध्यम से दिया जाए। तो यहाँ पर भी अंग्रेजी पर ही लोगों ने ज़्यादा जोर दिया है, तो याद रखिएगा आपका दूसरा भी सही है। तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, यानी कि ये विवाद जो है चलता रहा। आप सभी को पता है विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड तक, जब तक लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का पुरजोर समर्थन नहीं किया, तब तक ये चीज़ें चलती रहीं और एट लास्ट जो आपका प्राच्य और आंग्लविद विवाद है, इसमें आंग्ल वालों ने जो है जीत हासिल की और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को चुन लिया गया। यानी कि ये तीनों चीज़ हैं जो शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से दिए जाने का पक्ष कर रहे हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा प्रश्न। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, 1813 के दशक में आंग्ल और प्राच्य, आपको पता ना आंग्ल और प्राच्य विवाद, आंग्ल और प्राच्य विवादों के बीच एक बहस की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? 1813 के दशक से ही आंग्ल और प्राच्य विवाद जो है ये शुरू हो गया है और उसके बाद आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो इस बहस की विशेषता नहीं है, यानी कि बाकी सब विशेषता होंगी लेकिन कोई एक है जो इसकी विशेषता नहीं है। पहला है आंग्लिक संस्कृत और अरबी ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाले धनराशि में कमी करना चाहते थे। दूसरा, प्राच्य अरबी और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए वृत्तिका चाहते थे। तीसरा, आंग्लिक गुट का नेतृत्व मुनरो एल्फिंस्टन ने किया। उनका तर्क था कि प्राचीन शिक्षा पद्धति मरणासन है और उसकी पुनर्जीविता करना असंभव है। और आपका चौथा है प्राच्यविदों ने दिल्ली में एक नया संस्कृत महाविद्यालय प्रारंभ किया। अब बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही नहीं है। क्वेश्चन काफ़ी शानदार है और आप लोगों को इसका उत्तर देना है कि इसमें से कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। देख लीजिए एक बार और भी आप लोग सारे ऑप्शंस को। क्वेश्चन था कि 1813 के दशक में आंग्ल और प्राच्य विवादों के बीच जो बहस हो रहा था, इनमें से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग। फटाफट उत्तर दीजिएगा कि कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। आपके सामने कूट है, आप सारे प्रश्नों को पढ़ लीजिए और फिर आप लोग उत्तर दीजिए कि क्या है जो कि आपका सत्य नहीं है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही नहीं है। ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि प्राच्यविदों ने दिल्ली में नहीं बल्कि कोलकाता या कलकत्ता में ये जो विद्यालय है ये खोलने की बात की थी कि यहाँ पे नया संस्कृत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना चाहिए।
ये प्लेस कौन सा है, ये कोलकाता है। पहला बिल्कुल सही है कि आंग्लिक संस्कृत और अरबी ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते हैं। निश्चित ही अंग्रेजी भाषा के समर्थक हैं तो इन पे खर्च करने का विरोध करेंगे। जो प्राच्य अरबी और संस्कृत के विद्यार्थी हैं इनके लिए क्या कर रहे हैं, वृत्तिका चाहते हैं। जो प्राच्यविद हैं यानी कि हमारे यहाँ के लोग हैं वो चाहते हैं कि अरबी और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए वृत्तिका यानी कि एक तरीके से कहिए कि जो आज भी दिया जाता है सरकार की तरफ से आप सभी को स्कॉलरशिप की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल ही सही है। और आंग्लिक गुट का नेतृत्व मुनरो और एल्फिंस्टन ने किया था। उनका तर्क था कि प्राचीन शिक्षा पद्धति मरणासन है और उसको पुनर्जीवित करना असंभव है। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, केवल और केवल आपका चौथा सही नहीं है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा लोग, 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में कौन सी बात है जो कि सत्य नहीं है। पहला है, इसे मैकाले की सलाह पर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दूसरा है, इसमें अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की भाषा बनाया। तीसरा है, इसमें आपको बताना है कि जो विद्यमान प्राच्य संस्थानों के लिए विद्यार्थियों को नई वृत्तिकाएं देना एक प्राचीन उच्च ग्रंथ का प्रकाशन, क्या ये बातें शामिल हैं। और आपका नेक्स्ट है, शिक्षण की भाषा के रूप में अंग्रेजी के औपचारिक संस्थानीकरण के साथ ही भारतीय शिक्षा में एक नई जो है दिशा की अवस्था तैयार हो गई। आपको बताना है बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है, जो 1835 में शिक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया था उसमें इसमें से कौन सी बात है जो कि शामिल नहीं थी। फटाफट बताएंगे, बेहतर प्रश्न है। उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे और काफ़ी कॉन्सेप्ट वाला है, यानी कि अगर पढ़ा है तो आसानी से उत्तर दे सकते हैं। निश्चित तौर पे बच्चा लोग याद रखेंगे आपका तीसरा सही नहीं है, क्योंकि जो विद्यमान प्राच्य संस्थानों के लिए विद्यार्थियों को नई वृत्तिकाएं देना एक प्राचीन उच्च ग्रंथ का प्रकाशन, निश्चित ही ये शामिल कहाँ होगा, प्राचीन उच्च ग्रंथों का प्रकाशन और नए विद्यार्थियों को एक तरीके से कई नई नई वृत्तिकाएं देना, ये इसमें शामिल नहीं था। पहला तो बिल्कुल सही है, नो डाउट कि बंटिंग के टाइम में आया है और मैकाले की सलाह पे आया है। दूसरा भी सही है कि अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की भाषा बनाया गया। और आपका चौथा भी सही है कि शिक्षण की भाषा के रूप में अंग्रेजी के औपचारिक संस्थानीकरण के साथ ही भारतीय शिक्षा में एक नई दिशा की अवस्था तैयार कर दी गई। तो आपका पहला, दूसरा, चौथा बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। वुड डिस्पैच आप सभी ने पढ़ा है, काफ़ी फेमस है ये, और आपको बताना है इसके बारे में क्या है जो कि सत्य नहीं है। पहला, सहायता अनुदान अवस्था अब शुरू की गई। क्या सहायता अनुदान अवस्था, जिसको ग्रांट्स इन एंड यानी कि जो मदद किया जाता है, अनुदान दिया जाता है, क्या ये वुड डिस्पैच से शुरू किया गया। दूसरा, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। तीसरा, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। और चौथा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो गलत हो, यानी कि सभी सही हैं। अब बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सत्य नहीं है वुड डिस्पैच के बारे में। बेहतरीन प्रश्न है। वुड डिस्पैच को जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। शिक्षा के प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक के जितने भी बेहतरीन काम है इसमें करने का प्रयास किया गया था। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो सत्य नहीं है वुड डिस्पैच के बारे में। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ये जो कह रहे हैं ना ऑप्शन नंबर 3 ये सही नहीं है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें स्थानीय भाषा की बात की है। उच्च जो शिक्षा है और जो माध्यमिक शिक्षा है, उच्च और माध्यमिक में इन्होंने सुझाव दिया कि अंग्रेजी को जो है शिक्षा का आधार बनाइए, लेकिन जो
प्राथमिक शिक्षा है, इसमें स्थानीय भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। तो प्रत्येक स्तर पे शिक्षा में अंग्रेजी की बात ये सही नहीं है, इसलिए आपका तीसरा सही नहीं। पहला बिल्कुल सही है, सहायता अनुदान अवस्था अब शुरू की गई और विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश भी की गई, लेकिन आपका तीसरा सत्य नहीं है। याद रखेंगे बच्चा लोग, तीसरा सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित है। आपको बताना है कि जो भारत में औपनिवेशिक शासनकाल के दरमियान शिक्षण संस्थाओं की स्थापना किया गया है, इसके बारे में कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला है बनारस का संस्कृत कॉलेज, क्या विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। दूसरा है कलकत्ता मदरसा, क्या इसके संस्थापक वारेन हेस्टिंग हैं। तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज, क्या इसके संस्थापक आर्थर वेलेस्ली हैं। और चौथा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी सुमेलित नहीं है। अब बताना है बच्चा आप लोगों को कि कौन सा है जो कि सुमेलित है, और ऑप्शन देख करके आप बता सकते हैं, या तो कोई एक सुमेलित है या कोई भी सुमेलित नहीं है। तो फटाफट बताएंगे कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग ये उत्तर दे पाएंगे, बिकॉज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप सभी को ये पता हो कि ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही है। कोलकाता मदरसे की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने किया था, और कब किया था आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग को ईयर याद है तो ईयर फटाफट कमेंट कीजिएगा कि इन्होंने कलकत्ता में जो है मदरसे की स्थापना कब की है, ये आपको बताना है। अगर याद है तो फटाफट बताइएगा, कलकत्ता में मदरसे की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने कब किया था। और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। कब की घटना है, 1871, बहुत अच्छी बात है। और आपने ये भी देखा होगा कि जोनाथन डंकन के प्रयास से संस्कृत कॉलेज स्थापना हुआ था बनारस में, और वो कब की घटना थी, वो था 1791 का। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे बच्चा लोग, पहले संस्कृत कॉलेज बना था फिर मदरसा बना था। और आपका तीसरा सही नहीं है, क्योंकि ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये विलियम जो आप दे रहे हैं ना, फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना आर्थर वेलेस्ली ने नहीं किया बल्कि लॉर्ड वेलेस्ली ने किया है। 2 वेलेस्ली थे, एक आर्थर वेलेस्ली और एक लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसकी स्थापना किसने किया है, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया है। और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना आप सभी को पता होगा, पहले ही पढ़ चुके हैं, जोनाथन डंकन ने जो है इसको स्थापित किया था। तो इसलिए आपका पहला और तीसरा सही नहीं है, केवल और केवल दूसरा सही है। आपको ये भी पता होगा, एक वारेन हेस्टिंग थे, एक लॉर्ड हेस्टिंग थे। मिंटो भी 2 आए थे, हेस्टिंग भी 2 आए थे, वेलेस्ली भी 2 आए थे। तो एक ही नाम के 2 व्यक्ति भी भारत में आ चुके हैं गवर्नर जनरल के रूप में। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों तथा क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा भारतीय इतिहास तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन में रुचि लेने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है। यानी कि कौन सा है जो सही नहीं है। अंग्रेजों ने और जो क्रिश्चियन मिशनरियों ने भारत में भारतीय इतिहास और धर्म ग्रंथों के अध्ययन में जो रुचि दिखाई है, उसके कारणों में क्या शामिल नहीं है। पहला, भारतीय लोगों के रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। दूसरा, भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए। तीसरा, ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए। और चौथा, यहाँ के लोगों के रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन कर अपनाने के लिए। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि इनका उद्देश्य नहीं है हमारे यहाँ के संस्कृति को जानने के पीछे। उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आप लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, और ये कॉन्सेप्ट आधारित है। आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि उनका क्या मोटिव नहीं रहा होगा। उनका जो भी होगा वो सब अंग्रेज़ों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होगा। और ये देखिए काफ़ी शानदार है। आपका चौथा जो है ये सत्य नहीं है। वो भारतीय रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं, अपनाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी गूढ़ता को जानने के लिए, लोगों के दिमाग को बदलने के लिए, उनकी मानसिकता को समझने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए, भारतीयों का धर्म परिवर्तन करने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपका चौथा सत्य नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये प्रश्न भी आपका बहुत ही बेहतरीन है। प्रश्न है, भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। भारतीय इतिहास का जो अध्ययन किया जाता है इसके बारे में क्या बात है जो सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, जर्मन विद्वान एफ मैक्स मूलर ने सेकेंडरी बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज में भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप यह बताया गया कि भारतीय समाज इहलौकिक और वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित था। तीसरा, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटुलास के नाम से हुआ। और चौथा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई ऐसा नहीं है जो कि गलत हो, यानी कि सभी सही हैं। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। और ये अपने आप में काफ़ी शानदार प्रश्न है और हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो, लेकिन आप लोग इसको बारीकी से पढ़ेंगे तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये चीज़ याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, ये सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? चूँकि अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप भारत के लोगों को स्वेच्छाचारी शासन का आदि तथा पारलौकिक समस्याओं में डूबे रहने वाले और जाति जो व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, के सामाजिक कुचक्र में फंसा हुआ बताया इन्होंने। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, ये इनको इहलौकिक नहीं कह रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं, पारलौकिक कह रहे हैं। कह रहे जो भारतीय हैं ये वास्तविकता में, भौतिकता में, वैज्ञानिकता में विश्वास नहीं करते, बल्कि ये पारलौकिक चीज़ों में विश्वास करते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों में विश्वास करते हैं। और उसी के आधार पे इनसे जो भी करवा लीजिए, और उसी के वजह से ये लोग समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं और उसी के कुचक्र में फंसे हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि भारतीय जो हैं वो पारलौकिकता की समस्याओं में डूबे हैं और इसीलिए यहाँ पे जाति प्रथा है, वर्ण व्यवस्था है, सामाजिक कुचक्र है और इन्हीं सब में ये लोग क्या हैं, फंसे हुए हैं। इसलिए आपका दूसरा सत्य नहीं है। पहला बिल्कुल सही है कि जर्मन विद्वान एफ मैक्स मूलर ने सेकेंडरी बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज में भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया और मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटुलास के नाम से हुआ था। ये चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि आपका सही है, आपको बताना है। पहला है, सर विलियम जोन्स ने धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता अंग्रेजी में अनुवाद किया। दूसरा कह रहा है, बिल्किंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तीसरा कह रहा है कि दोनों बातें सही हैं और कह रहा है चौथा कि कोई भी सही नहीं है। अब आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा, काफ़ी आसान है और आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं कि कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। तो याद रखेंगे कौन सा है जो सत्य नहीं है। तो आप सभी को ये चीज़ पता कि आपका चौथा सही नहीं, यानी कि कोई भी सही नहीं है। चूँकि विल्किंस ने धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था 1750 ईस्वी में, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, विलियम जोन्स ना हो करके चार्ल्स विल्किंस या सर विल्किंस हो जाएगा या विल्किंस हो जाएगा। और दूसरा क्यों गलत है, चूँकि आप सभी को पता है सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था और ये कब की घटना है, ये 1784 की घटना है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया है। और आप देखेंगे विल्किंस ने भगवत गीता का अनुवाद किया है 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा लोग, आपका अगला क्वेश्चन क्या है। ये काफ़ी आसान है आपके लिए, बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं आप लोग। इल्बर्ट बिल विवाद बहुत बार पढ़ा होगा आपने। कह रहा है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। पहला है, भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना। दूसरा कह रहा है, भारतीय भाषाओं को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों व पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया गया। तीसरा, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाए गए अयोग्यता को हटाया जाना। और चौथा, आयातित सूती कपड़ा पर लगाए हुए शुल्क का हटाया जाना।
अब बताएंगे चलो इलवर्ड बिल विवाद, ये तो आप सभी को पता है, इसमें कोई समस्या है ही नहीं, निश्चित ही ये भूलने वाली चीज़ है ही नहीं। जहाँ पे भारतीयों के साथ इतना भेदभाव किया गया है वो चीज़ें कहाँ भूलने वाली हैं। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटा दिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, और इसी वजह से इलवर्ड बिल विवाद आया था। अगर ईयर याद है तो ईयर हमें कमेंट कीजिए कि कौन सा साल था जब इलवर्ड बिल विवाद शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वासुदेव बलवंत फड़के पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव नहीं था। इनमें से कौन सा है जिसका प्रभाव वासुदेव बलवंत फड़के के ऊपर नहीं पड़ा है। पहला है 1876, अच्छा यहाँ पे होना चाहिए था 1876-77, तो यहाँ पे हिंदी में लिख गया है। देखिए 1876-77 के दक्कन दुर्भिक्ष का अनुभव मिला इन्हें। दूसरा, हिंदू पुनर्जागरण का असर था इन पे। तीसरा, पूंजी अपवाह का सिद्धांत जो है, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उसका असर है इनके ऊपर। और चौथा, फूले का सुधारवादी विचार। आपको बताना है वासुदेव बलवंत फड़के पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव में से कौन सा है जिसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा। किसी एक का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा है और बाकी सब का पड़ा है। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बच्चा लोग। आप देख रहे हैं कि आपकी ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल सिंपल सी है और कम इफेक्टिव है उसका नहीं पड़ेगा, बाकी सबका पड़ेगा। और जिसमें आप सभी को पता हो कि आपका चौथा जो है ये नहीं है, यानी कि फूले की सुधारवादी विचार का प्रभाव इनके ऊपर नहीं है। 1876-77 के दक्कन में दुर्भिक्ष का अनुभव मिला इन्हें, जो काफ़ी कटु और काफ़ी दर्दनाक था। हिंदू पुनर्जागरण से बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिली, सीखने को मिली, समझने को मिली। और पूंजी का अपवाह का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है, यानी कि जो भारत से धन बाहर जा रहा था, धन का बहिर्गमन सिद्धांत, इसने भी इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। लेकिन फूले की सुधारवादी विचार ने इनको प्रभावित नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। आपको बताना इसमें से कौन सा धार्मिक ग्रंथ है जिसका अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा लोग, एग्जाम में बार बार पूछा गया है और उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। पहला है मनु स्मृति, दूसरा है भगवत गीता, तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम, चौथा है रामायण। आप फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा ग्रंथ है जिसका अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो है, जो कि आपको पता है क्या है, एक नाटक है। इसका इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था और कब किया था ये याद रखिएगा, 1789 ईस्वी में इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया है। नाम है सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तैयार किया। यानी कि हमारे इतिहास का सुव्यवस्थित तरीके से इतिहास किसने तैयार किया है, आपको ये बताना है। पहला है मैक्स मूलर, दूसरा है विंसेंट स्मिथ, तीसरा है राजेंद्र लाल मिश्र और चौथा है विल्किंस। बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास का सुव्यवस्थित तरीके से इतिहास लिखा है। आपको उनका नाम बताना है। आप सभी को ये चीज़ पता होगा बिकॉज एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन से वो व्यक्ति हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही है, विंसेंट आर्थर स्मिथ इनको कहा जाता है। इन्होंने ही जो है अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सबसे पहले 1904 में प्राचीन भारत के इतिहास को तैयार किया था। तो याद रखिएगा इनकी पुस्तक का नाम क्या है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाम भी याद रखिएगा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और कब की घटना है ये चीज़ भी याद रखिएगा, ये घटना है आपका 1904 का। 1904 में इन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का सुव्यवस्थित इतिहास लिखा है। नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग क्वेश्चन, भारतीय विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन करने के कारणों के संदर्भ में कौन सा है जो कि सही कौन सा नहीं था। अच्छा, इनमें से कौन सा है जो कि नहीं है।
आपको इन कथनों को देखना है और फिर बताना है कि भारतीय विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के कार्यों के संदर्भ में कौन सा है जो कि नहीं है। पहला ऑप्शन है अंग्रेज सरकारों द्वारा अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा होगा बच्चा लोग, यहाँ पे अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास की छवि धूमिल करने के विरोध में। क्या हमारे यहाँ के जो विद्वान हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है उन्होंने इसलिए लिखा कि जो अंग्रेज इतिहासकार हैं ये भारतीय इतिहास की छवि को धूमिल कर रहे थे, इसलिए विरोध कर रहे थे। दूसरा, भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण करने और समाज को सुधारने के लिए। तीसरा, लोगों को स्वराज प्राप्ति हेतु प्रेरित करने के लिए। और चौथा, उपरोक्त में से कोई ऐसा नहीं है कि जो इनके बारे में सही हो। अब आपको बताना है कि कौन सा मतलब सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। अब आप बताएंगे कि भारतीयों द्वारा अपने इतिहास को लिखने के पीछे क्या रीज़न जिम्मेदार था। क्या ये सभी रीज़न जिम्मेदार हैं, यानी कि कोई भी गलत नहीं है, सभी सही हैं, या इनमें से कोई एक रीज़न है। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग। बेहतरीन प्रश्न है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट आधारित है, आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। आप सभी को अगर ये चीज़ें समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई भी नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सत्य हैं। अंग्रेज सरकारों द्वारा सरकारों बार बार आता है, अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास की छवि धूमिल करने का इन्होंने विरोध किया कि आप हमारे इतिहास की गलत व्याख्या कर रहे हैं, ये सही नहीं है। दूसरा, भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण और समाज को सुधारने के लिए, कि हमारा जो इतिहास है उसका उन्होंने क्या किया, पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया और समाज को सुधारने का प्रयास किया और लोगों को स्वराज प्राप्ति हेतु प्रेरित करने का प्रयास भी किया अपने इतिहास लेखन के द्वारा। तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो ना हो, यानी कि ये सभी रीज़न जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, आपका अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था। यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली ने जो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। पहला है भारतीय सेना के प्रशिक्षण के लिए। दूसरा, सिविल सेवा के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए। तीसरा है भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुवाद के लिए। चौथा है भारतीयों को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। जो आपके लॉर्ड वेलेस्ली हैं, इन्होंने जो स्थापना किया है फोर्ट विलियम का, उसका क्या उद्देश्य है। उम्मीद है आप लोगों के लिए क्वेश्चन आसान होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछा हुआ है और आयोग का ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही है। सिविल सेवा के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए, जो सिविल सेवा में युवा लोग आ रहे हैं ब्रिटेन से, उनको प्रशिक्षित करने के लिए, उनको बताने के लिए कि उन्हें भारत में कैसे काम करना है, कौन सा तरीका अपनाना है, इन सभी के लिए ये लाया गया था, कॉलेज बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया है। और आप सभी को इसका उत्तर पता है, क्योंकि आज के क्लास में ही ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया है, कब किया है, ये भी आपने अभी अभी पढ़ा है। तो ऑप्शन में जोनाथन डंकन, जॉन प्रिंसप, विलियम जोन्स या मदन मोहन मालवीय। तो निश्चित तौर पर बच्चा लोग आप लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया है, आप सभी को पता है वो कौन है, जोनाथन डंकन। और कब किया है, 1791 ईस्वी में, ये भी आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार के मुख्य उद्देश्य नहीं थे। कौन सा उद्देश्य जो है ब्रिटिश सरकार का नहीं है स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के प्रसार का। अब आपको बताना है कि स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि आज़ादी के पहले जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा जो आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य नहीं था, आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना ताकि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सके। दूसरा कह रहा है कि प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए। तीसरा कह रहा है भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के विस्तार के लिए। चौथा कह रहा है भारतीयों को आधुनिक शिक्षा में प्रशिक्षित करने के लिए। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि नहीं है। और आप सभी के लिए काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को मैं कोट दे रही हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है और आप लोगों को ये कोड की सहायता से बताना है।
पहला यानी कि ए ले लीजिए, आप लोग अब उत्तर दीजिएगा। ए में है पहला और दूसरा। बी ले लीजिए, बी में है दूसरा और तीसरा। सी में है पहला और चौथा, और डी में है कोई नहीं, नन। अब बताइए बच्चा लोग, आज़ादी के पहले जो ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था? बताएंगे। कॉमन सेंस का है, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और आप लोगों का प्रयास काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है। आप सभी को ये चीज़ पता कि इसमें से आपका सी बिल्कुल सही है, यानी कि वो भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना चाहते थे ताकि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्यों आधुनिक बनाना चाहेंगे भला हमें? चौथा, भारतीयों को आधुनिक शिक्षा से प्रशिक्षित करना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो भारतीयों को आधुनिक शिक्षा से प्रशिक्षित करना चाहते हैं। उनका जो मेन उद्देश्य है वो है प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए और भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के विस्तार के लिए। ये इनका मेन उद्देश्य है, बाकी इनका उद्देश्य नहीं है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध किससे था? किससे है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध? पहला है रेलवे, दूसरा है न्याय प्रणाली, तीसरा है भू राजस्व और चौथा है शिक्षा। ये तो आप सभी को पता है कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत क्या है, जिसको फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में मैकाले के द्वारा ये लाई गई थी व्यवस्था, जिसके तहत इन्होंने कहा कि शिक्षा हम कुछ गिने चुने मध्यम वर्गीय या उच्च शिक्षा वाले क्षेत्रों में देंगे, उसके बाद शिक्षा धीरे धीरे करके छन छन करके नीचे के तबके में जाएगा। इसी को कहा गया था जो है फिल्ट्रेशन थ्योरी या अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, जो कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये भी आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा। पहला है सत्येंद्र नाथ ठाकुर, दूसरा है केशव चंद्र सेन, तीसरा है श्याम जी कृष्ण वर्मा और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। अब बताएंगे बच्चा लोग कौन से हैं इसमें जिन्होंने पहली बार इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था? फटाफट कमेंट करेंगे। बेहतरीन प्रश्न है, उम्मीद है बता सकते हैं और अपने आप में काफ़ी एक तरीके से कहिए कि मोटिवेशनल है कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल सही है। सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने ही ये परीक्षा उत्तीर्ण किया था 1863 ईस्वी में। ये पहले व्यक्ति हैं जो अंग्रेज़ों की सिविल सर्विसेज को क्रैक किया था और जो है एक अधिकारी या ऑफिसर के रूप में ये नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, कूट आधारित है, याद रखिएगा कूट की सहायता से उत्तर देना है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार को रोकने के प्रमुख कारण क्या थे? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो ब्रिटिश हैं इनके द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार को क्यों रोका जा रहा है? कारण क्या है रोकने का? पहला है ब्रिटिशों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष। क्या ब्रिटिशों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष हो रहा था इसलिए? दूसरा, ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करना। और आपका तीसरा है राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार प्रसार एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और चौथा है आधुनिक कल कारखानों की स्थापना करना। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा है जो सही है। कूट की सहायता से उत्तर देना है और प्रश्न समझ में आया होगा। उम्मीद है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार को रोकने का प्रमुख कारण क्या था? याद रखिएगा बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फटाफट उत्तर दीजिए कि क्यों ये लोग जो है ऐसा कर रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं शिक्षा को उत्तरार्ध में, जब यानी कि आपका 19वीं शताब्दी का अंत चल रहा था, उस समय ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आपका इसमें कौन सा है जो सही नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि दूसरा तीसरा सत्य नहीं है। यानी कि ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करना और दूसरा राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार प्रसार एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इन सब की वजह से ये भारतीयों को उच्च शिक्षा से
जो है वंचित करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में नहीं जाने देना चाहते हैं, ताकि इनका बहुत ज़्यादा ये जागरूक ना हो, बहुत ज़्यादा अपने अधिकारों का मांग ना करें। क्योंकि जितना ज़्यादा लोग पढ़ लिख रहे थे, दक्षिणी और मतलब जो पश्चिमी सभ्यता है उसको जान रहे थे, वहाँ की चीज़ों को समझने लगे थे, अब ये जो है क्या हो गए, अंग्रेज़ों के विरोधी हो गए। अंग्रेज़ चाहते थे वो अपने समर्थन में लाना, लेकिन धीरे धीरे जब जागरूकता आई तो लोग क्या हो गए, फिर अंग्रेज़ों के विरोधी हो गए और अब अपने अधिकारों का डिमांड करने लगे थे। पश्चिमी सभ्यता की जो चीज़ें हैं उसको समझने लगे थे, वहाँ की किताबों को पढ़ने लगे थे, वहाँ के दर्शन को जानने लगे थे। इसी वजह से क्या कर रहे हैं, ये अब शिक्षा में उच्च शिक्षा को रोक रहे हैं, ताकि ज़्यादा लोग शिक्षित ना हो, ज़्यादा जागरूक ना हो, ज़्यादा समझदार ना हो, ज़्यादा डिमांड ना करें। ये दोनों बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। सशस्त्र संघर्ष ऐसा नहीं है और कारखानों की स्थापना करना ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये है कि अपनी साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण कर रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, प्रचार प्रसार, जो भारतीय कांग्रेस की स्थापना है, जो ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इन सब को रोकने के लिए ये चाहते हैं कि अब ये उच्च शिक्षा में ना जाए, ज़्यादा शिक्षित ना हो। ज़्यादा शिक्षित नहीं होंगे तो ज़्यादा जागरूक भी नहीं होंगे। एक बहुत बड़ा रीज़न होता है शिक्षा की कमी, और शिक्षा की कमी की वजह से जागरूकता की कमी होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है। आपको बताना है लॉर्ड लिटन ने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था उसके बारे में क्या सही है। पहला है, इस कानून के द्वारा भारतीय प्रेस की आज़ादी पर कड़ी पाबंदी लगाई गई। क्या ये बात सही है। दूसरा, यह कानून मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था। तीसरा है कि कोई सही नहीं है, और चौथा है कि दोनों सही हैं। अब फटाफट उत्तर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है। आप सभी को पता है कि लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था और ये एक्ट 1878 में आया था। 1878 की घटना है, और ये क्यों आया था, जो देसी समाचार पत्र थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। और आप याद रखिएगा, यहाँ पे लिखी हुई दोनों बातें सत्य हैं। इस कानून के द्वारा भारतीय प्रेस की आज़ादी पर कड़ी पाबंदी लगाना था, क्योंकि ये अब जो है अंग्रेजी सरकार की बुराई करने लगे थे, भर्त्सना करने लगे थे, आलोचना करने लगे थे। और जिसमें सबसे मेन जो इन्होंने टारगेट बनाया था वो बंगाली पत्रिका थी अमृत बाजार, और इसकी को टारगेट बनाने के लिए ये लोग ये अधिनियम लेकर के आए थे। सबसे मेन यही था टारगेट पर। लेकिन इस पत्रिका ने भी अपने आप को रातों रात अंग्रेज़ी में तब्दील कर लिया था, ये भी याद रखिएगा। ये मतलब कि स्थानीय भाषा में छपता था, बांग्ला में, लेकिन ये अपने आप को अंग्रेज़ी में रातों रात कर लिया, यानी कि दूसरे दिन से अंग्रेज़ी में छपने लगा था। क्योंकि वो भारतीय भाषाओं के लिए अधिनियम आया था, तो ये भारतीय भाषा में रहा ही नहीं। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की राजनीतिक स्थिति के बारे में क्या सही नहीं है। पहला, भारतीय स्वामित्व वाले अंग्रेजी समाचार पत्रों में वृद्धि को लेकर देसी भाषा में समाचार पत्र का पतन। दूसरा, मध्य वर्ग का प्रबुद्ध वर्ग के रूप में उदय। तीसरा, प्रेस सेंसरशिप के भय के बिना आधिकारिक नीतियों की निंदा की। और चौथा है कि कोई नहीं। अब फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि आपका सही नहीं है। आपको ये बताना है कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है, आपको ये बताना है। और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न हैं जो आपकी समझ को और सोच को जो है बढ़ाएंगे। साथ ही आप पढ़ चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आपका पहला सही नहीं है। कह रहा है भारतीय स्वामित्व वाले अंग्रेजी समाचार पत्रों में वृद्धि, लेकिन देसी भाषा के समाचार पत्रों का पतन नहीं। यहाँ पे भले ही उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस जैसे एक्ट को लागू किया था, फिर भी हमारे यहाँ भारतीय जो स्वामित्व में अंग्रेजी समाचार पत्र हैं और जो देसी भाषा के समाचार पत्र हैं, ये पूरी तरह से बंद नहीं हुए, बल्कि ये काम करते रहे। और ये बार बार, जैसे आपने देखा होगा बाल गंगाधर तिलक, उनको बार बार बैन लगाया जाता था, उनके ऊपर जुर्माने लगाए जाते थे, एट लास्ट उनको जेल भी भेज दिया गया। यानी कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, ये चलती रही, पतन नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने अपने आप को जीवित रखा था।
इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है, मध्यम वर्ग का प्रबुद्ध वर्ग के रूप में उदय। जो मध्यम वर्ग था, जो सबसे पहले अंग्रेजों से प्रभावित हुआ, ये क्या हुआ, एक प्रबुद्ध वर्ग के रूप में उभरा। तर्क वितर्क करना, सही गलत जो है पहचानना और अंग्रेजों से डिमांड्स करना, ये सब इन्होंने ही शुरू किया। और प्रेस सेंसरशिप के भय के बिना आधिकारिक नीतियों की निंदा, और ये नीतियों की निंदा चलती रही, सेंसरशिप लगते रहे, जुर्माने लगते रहे, सजाएं होती रहीं, लेकिन भारतीय नहीं रुके। तो याद रखिएगा, आपका दूसरा तीसरा सही है, पहला सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये भी बेहतरीन प्रश्न है। ब्रिटिश भारत में शैक्षिक सुधारों के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? ब्रिटिश भारत में जो शैक्षिक सुधार हुए थे उसके बारे में क्या है जो सही है? पहला है, वुड डिस्पैच नीति पत्र भारतीय जनता को शिक्षित करने के लिए अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत पर आधारित था। दूसरा, हंटर आयोग ने अपनी सिफारिश को मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक सीमित रखा। तीसरा कि दोनों बातें सही हैं, और चौथा कि कोई सही नहीं है। अब बताएंगे बच्चा लोग क्या सही है। आप सभी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा शिक्षा से जुड़े हुए जो आयोग आए हैं, हंटर है, वुड है, सार्जेंट है, वर्धा है, बहुत सारे आयोग आए थे शिक्षा को लेके। और किस आयोग किस चीज़ की सिफारिश को लेके आई थी, किसकी क्या विशेषता है, अगर आपने डीपली पढ़ा है तो ये आपके लिए काफ़ी आसान है, और काफ़ी आसान है भी क्योंकि आप सभी को पता है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत ये लॉर्ड मैकाले का है, और ये विलियम बेंटिंग के टाइम में है। वुड डिस्पैच जो है ये विलियम वुड के उसमें आया नेतृत्व में, और ये डलहौजी के टाइम पीरियड में आया है। तो इसलिए आपका क्या हो गया, ये सही नहीं है, पहला गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है, हंटर आयोग अपनी सिफारिश में मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को लेकर के आया था। इसका जोर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पे था। अगर याद है तो फटाफट कमेंट कीजिएगा किस साल आया और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। साल क्या था और गवर्नर जनरल कौन थे, फटाफट कमेंट कीजिएगा, पूछे जाते हैं। तो आप सभी को पता होगा सबसे अच्छे जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था रिपन, इन्हीं के टाइम पीरियड में आपका वुड डिस्पैच इन्हीं के टाइम पीरियड में हंटर आयोग, इन्हीं के टाइम पीरियड में आपने देखा था इल्वर्ट बिल विवाद हुआ था। इल्वर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ था, और आपका जो हंटर आयोग आया था ये 1882 में आया था। और आपको पता है 1881 में पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था, और 1882 में ही आप नियमित जनगणना भी शुरू हुआ था। ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लॉर्ड रिपन के टाइम के हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, ये प्रश्न भी आपका अच्छा है। क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही है? पहला, शिक्षा पर आधारित सार्जेंट योजना के सिफारिशों में केवल उच्च शिक्षा को शामिल किया गया था। क्या जो सार्जेंट योजना आया था इसमें सिर्फ और सिर्फ उच्च शिक्षा की बात की गई थी? दूसरा, बुनियादी शिक्षा से संबंधित वर्धा योजना कलाम आज़ाद की सिफारिश पर आधारित थी। सी है कि दोनों बातें सत्य हैं, और डी है कि कोई भी सही नहीं है। आप फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न है और शिक्षा से संबंधित है, और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है और आप लोगों को बताना है इसका उत्तर। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। मैं थोड़ा समय दे देती हूँ क्योंकि आप लोगों का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री मैं आप लोगों को अभी तक पढ़ा नहीं पाई हूँ। आगे अगर पढ़ाने का मौका मिला तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर होगा। तो जो भी है उसको पढ़िए, ध्यान से मेहनत कीजिए और अभी से बहुत सारे नॉलेज को गेन कर लीजिए। आगे अगर मौका मिला तो ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर करवा देंगे हम। याद रखिएगा बच्चा लोग, आपका पहला जो है ये सत्य नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो आपका शिक्षा पर आधारित सार्जेंट योजना जो है इसकी सिफारिश केवल उच्च शिक्षा पे नहीं है, बल्कि याद रखिएगा ये 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं इनके लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश भी करता है, और 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा की बात भी करता है, स्नातक की बात भी करता है, उच्च शिक्षा की बात भी करता है। तो ये सभी लेवल की बात कर रहा है, इसलिए आपका पहला गलत हो गया। और आप दूसरा देख लीजिए, आपका दूसरा भी गलत है, क्योंकि बुनियादी शिक्षा का जो संबंध है जिसको वर्धा योजना कहा जाता है, जो कि 1937 में आई थी, इसको जो है किसने प्रस्तावित किया था, किसके प्रस्ताव पर ये प्रकाश में लाया गया? तो ये योजना जो क्या दिया, आज़ाद दिया है, कलाम। ये कलाम नहीं है बल्कि कौन है, बार बार ये क्वेश्चन आता है, नाम याद रखिएगा उनका, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की सिफारिश पर ये योजना या ये समिति जो है ये बुनियादी शिक्षा जो है चर्चा में रही या सामने आई।
तो यहाँ पे कलाम आज़ाद ना होकर के क्या होना चाहिए था, जाकिर हुसैन। याद रखिएगा बच्चा लोग, जाकिर हुसैन इंपॉर्टेंट है। तो दोनों बातें गलत हो गई। अब देखते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और देखिए ये भी क्वेश्चन बेहतरीन है। प्रश्न है, भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में निष्पक्ष संदर्भ में क्या शामिल है, यानी कि भारत में शिक्षा के विकास में क्या शामिल है, आपको ये बताना है। और आपके सामने जो है पहला ऑप्शन है, यहाँ पे होना चाहिए था निष्पक्ष की जगह डिस्पैच, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच होगा बच्चा लोग, निष्पक्ष नहीं, वुड डिस्पैच। पहला है स्थानीय भाषा में उपयोगी विषयों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा है महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तीसरा है निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की योजना। चौथा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना। और पांचवा उपरोक्त सभी बातें सही हैं। अब बताएंगे बच्चा लोग, भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में जो वुड डिस्पैच आया था, इसमें क्या शामिल था, कौन कौन से प्रावधान हैं जो वुड डिस्पैच में शामिल थे, आपको ये बताना है। और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। शानदार है, इसका काफ़ी कुछ हम लोगों ने पहले डिस्कशन कर लिया है, तो निश्चित ही कोई समस्या नहीं है, सभी बातें सही हैं। स्थानीय भाषा के उपयोग प्राथमिक शिक्षा में किया जाए, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, निजी प्रयासों को जो है प्रोत्साहन हेतु अनुदान सहायता दी जाए, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। और अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी हो, ये बातें भी सही हैं। सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं बच्चा लोग। आज का लास्ट प्रश्न है और आपका बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन है, भारत में पहले अखबार बंगाल गजट के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है। भारत के पहले अखबार बंगाल गजट के बारे में क्या सही है, आपको ये बताना है। इसे 1766 में विलियम बोल्ट द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में अपने आलोचनात्मक लेखन के कारण ये समस्याओं का सामना करना पड़ा। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं। और चौथा कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है। आप फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। और ये अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत का पहला जो है समाचार पत्र कौन सा था, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, दोनों के संस्थापक कौन हैं। तो ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो याद रखिएगा, आपका जो केवल और केवल कौन सा सही है, केवल और केवल दूसरा सही है। पहला क्यों सही नहीं है, इसको कह रहा है कि स्थापना जो है वो कह रहा है कि विलियम बोल्ट ने किया था, नहीं, इसकी स्थापना 1780 में हुआ था। और किसने किया था, जेम्स अगस्त हिक्की ने किया था। जेम्स अगस्त हिक्की ने किया था। और याद रखिएगा, ये भारत का पहला समाचार पत्र है। हालांकि ये अंग्रेजी में छपता है, लेकिन क्या है, भारत का पहला समाचार पत्र है। याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और कौन प्रकाशित करता है, ये भी याद रखिएगा। और एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये भी याद रखिएगा। और साथ ही ये याद रखिएगा कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में अपने आलोचनात्मक लेखन के कारण इसको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था। एट लास्ट इसको बंद भी करवा दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो याद रखिएगा, आपका पहला सही नहीं है, दूसरा बिल्कुल सही है। और आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसको जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। दोनों बात याद रखिएगा बच्चा लोग। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कौन प्रकाशित कर रहा है, जेम्स अगस्त हिक्की। कब से, 1780। कहाँ से, कोलकाता से। कैसा समाचार है, साप्ताहिक। और हिंदी का पूछे तो पहला हिंदी समाचार पत्र आपका हो जाएगा उदंत मार्तंड। किसने प्रकाशित किया था, जुगल किशोर ने। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सब कुछ पढ़ाया है आप लोगों को। उम्मीद है प्रश्न को सॉल्व करके आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी, पुराना रिवीजन हुआ होगा और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुआ होगा। ये प्रयास जारी रहेगा। और आप लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, ईश्वर आप लोग को सफलता दे, कामयाबी दे और जल्दी ही आप लोग अपने सपनों को साकार कर पाएँ, अपने जीवन में किसी लायक बने। इसी उम्मीद के साथ बच्चा लोग लगे रहेंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत अगेन जो है थैंक यू सो मच।